और करते हैं परमपिता परमेश्वर की आराधना। बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर अफसरशाही हावी है, हाँ या ना? सीधा सीधा सवाल। नो ना ना। क्या बात है? मेरे माननीय मुख्यमंत्री इतने योग्य हैं, अब अफसरशाही का कहाँ सवाल है? अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने गलत किया है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन और ये संकेत जाना जरूरी है कि नहीं? बेदी जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब जानना सीधे चाहूंगी। सवाल का सीधा जवाब यही है जो आप कह रहे हैं। होना चाहिए, आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, मैं नहीं। वो जो क्यों नहीं मेरे हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये चीजें बाहर कहने की नहीं है। क्यों नहीं हुआ? मेरे मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं उस बात की। कहाँ चिंता? मुझे तो कुछ चिंता नजर नहीं आ रही। आपने चिंता भी नहीं करनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2015-16 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। जेटली ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। इससे भारत को विश्व की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई। वाईफाई, शिक्षा, सिगरेट, सैलून, पार्लर, खाना पीना, फोन बिल, घर खरीदना, रोजाना जरूरत की चीजें महंगी हुई। यहाँ तक कि सर्विस टैक्स में 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी होने से रोजाना इस्तेमाल की चीजों में भी बढ़ोतरी हुई। बजट के बाद जहाँ बीजेपी ने बजट की सराहना की। Educating and skilling our youth to enable them to get employment is the altar before which we must bow. To ensure that there is a senior secondary school within 5-kilometer reach of each child, we need to upgrade 80,000 secondary schools and add or upgrade 75,000 junior middle to the senior secondary level. We have also to ensure that education improves in terms of quality and learning outcomes. सोने की बढ़ती मांग से परेशान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घरों में निष्क्रिय पड़े मूल्यवान धातु को बाजार में लाने के इरादे से कई उपायों की घोषणा की। इस उपायों में विशेष खातों में सोना रखकर ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। संसद में 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि देश में 20,000 टन सोना पड़ा होने का अनुमान है, लेकिन इसमें से ज्यादातर का ना तो कोई कारोबार होता है और न ही बाजार में आते हैं। वित्त मंत्री ने स्वर्ण मौद्रीकरण यानी कि GMS का प्रस्ताव किया, जो स्वर्ण जमा और स्वर्धी धातु ऋण योजनाओं का स्थान लेगी। इस नई योजना के जरिए स्वर्ण जमाकर्ताओं के उनके धातु खातों पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति होगी और आभूषण निर्माता अपने धातु खाते में कर्ज ले सकेंगे। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। आम बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का कहना है कि अमीर घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट लाया गया है। जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है बीजेपी सरकार। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अजय यादव और शकील अहमद ने कहा कि बजट में अच्छे नहीं बुरे दिनों का सामना हुआ है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आम बजट 2015 को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सराहना की। आम बजट के साथ बीजेपी सरकार ने काले धन पर सख्ती बरतने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में काला धन रखने वालों को 7 साल और विदेश में काला धन रखने वालों के लिए 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा ड्यूटी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा के सभी सरकारी प्राध्यापक और अध्यापकों की परीक्षा ड्यूटी लगेगी। साथ ही बोर्ड ने ये भी साफ किया है कि अगर कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यमुनानगर की सीएम विंडो में आप कार्यकर्ता ने सांसद रतनलाल कटारिया के कार्यालय की गुमशुदगी की शिकायत की है। इसके साथ ही आपने सांसद साहब के कार्यालय को ढूंढने के लिए 1 लाख रुपए तक का इनाम देने की भी घोषणा की है। आप कार्यकर्ता का सांसद रतनलाल कटारिया पर आरोप है कि बजट से पहले सांसद साहब ने कहा था कि अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए रेलवे लाइन पास होगी, लेकिन रेल बजट में अम्बाला तो क्या हरियाणा को भी कोई सौगात नहीं मिली। सांसद साहब का यमुनानगर में कोई कार्यालय तक नहीं है, जबकि रतनलाल कटारिया ने यहाँ के गाँव खदरी को गोद लिया हुआ है। आप कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने सांसद साहब से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। देश का सबसे ऊंचा झंडा अब फरीदाबाद में लगने वाला है। 3 मार्च को झंडे के उद्घाटन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम खट्टर समेत कई नामी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में एक टाउन पार्क में लगने वाला ये झंडा लगभग पूरा तैयार कर लिया गया है। अभी तक फरीदाबाद की पहचान औद्योगिक नगरी, भक्ति काल के महान कवि सूरदास, सूफी संत बाबा फरीदी की नगरी और सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से होती है, लेकिन झंडा लगने के बाद फरीदाबाद को एक नई पहचान मिलने वाली है।
ये तो प्राउड मोमेंट है फरीदाबाद के लिए कि इतना हाईएस्ट अचीवमेंट जो इंडिया का फर्स्ट फ्लैग हम कैनॉट प्लेस से कंपैरिजन करते हैं 207 स्क्वायर फीट का था, ये हमारा मोर देन 240 स्क्वायर फीट का फ्लैग है। तो हाईएस्ट इन इंडिया, टॉलेस्ट हम कह सकते हैं कि टॉलेस्ट इंडिया का है फरीदाबाद में। तो अपने लिए एक हम नेशनल लेवल पे हम लोग अचीव कर रहे हैं। और फरीदाबाद का एक इंडस्ट्रियल बेस तो पुराना बैकग्राउंड है ही है, लेकिन आज एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो गया हमारे लिए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक फरीदाबाद के लिए। लोहारू में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अनाज मंडी में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की प्रतियां जलाई। किसानों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अच्छे दिन आने का वादा किया था। केंद्र और प्रदेश की सरकारें अब पूंजीपतियों के हितों में काम कर रही हैं। किसान सभा में मुआवजा वितरण सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और चेतावनी दी गई कि यदि उनकी समस्या दूर नहीं की गई तो आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। पीजीआई रोहतक में 3 मरीजों ने स्वाइन फ्लू से दम तोड़ दिया, तो अम्बाला के सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। अब तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लाखों दावे फेल होते दिख रहे हैं। एक तरफ तो पीजीआई प्रशासन स्वाइन फ्लू से निपटने के दावे कर रहा है, तो दूसरी ओर इससे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पीजीआई में लगातार हो रही मरीजों की मौत को लेकर पीजीआई का प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक में हो रहे घमासान में अब इनेलो भी उतर चुकी है। अम्बाला में इनेलो ने भी केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति का विरोध किया। इनेलो के जिला प्रधान शीशपाल जंधेड़ी ने पत्रकार वार्ता करके अपने इस विरोध का ऐलान किया है। इनेलो नेता ने बताया कि सेक्टर 4 और 6 की जमीन पर सरकार जबरदस्ती छीनना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो वह सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे। फतेहाबाद में जनप्रतिनिधि संगठनों ने मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी नेता का कहना है कि मनरेगा का पिछला 100 दिनों का बकाया भुगतान जल्द करे और भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करे। इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वे 2 मार्च को बड़ा आंदोलन करेंगे। सोनीपत के अटलेना गांव में किसानों ने पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में किसानों ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आते ही सरकार ने किसानों के हितों से खिलवाड़ शुरू कर दिया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 4 मार्च को भी सभी किसान सोनीपत में मुसल यात्रा निकालेंगे। तो शाम में एक युवक ने एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ यौन शोषण किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले तो विधवा महिला को अपने जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा दिया, लेकिन 3 साल बाद भी महिला के साथ युवक ने शादी नहीं की। महिला के मुताबिक आरोपी खुद को अविवाहित बताता था, जबकि असल में आरोपी 2 बच्चों का पिता था। युवक की असलियत का पता चलते ही महिला सीधे थाने पहुंची, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने दरखास्त दी थी, उन्होंने भी कोई सुनाई नहीं की और मैंने तोसा में भी दरखास्त दी, मैं तो भी उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। और मैं एक विधवा हूँ जी और एक लड़की है मेरे, जो मेरी सुनाई नहीं, कोई मेरी सुनाई नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या कर दूंगी और मेरी लड़की को भी ख़त्म कर दूंगी। एक बार उनसे बात करने गया, मेरा जो उसने फ़ोन किया था मेरे पास अभी
परसों जब पुलिस वालों को कहा, जब उनके पास गया उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। सोनीपत के नेहरा गांव के पास एक परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बीती रात बहादुरगढ़ के गांव लोवा कला में रामफल और उसके 2 बेटों की उसी गांव के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। जींद के नरवाना रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने की वजह से एक बाइक सवार की मौत हो गई। माना जा रहा है कि हादसे की वजह सड़क पर खड़ा एक ट्रैक्टर था और अंधेरा होने की वजह से ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर नहीं जल रहा था और सड़क पर अंधेरा था लेकिन ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर नहीं चल रहा था। ऐसे में इसे पूरी तरह ट्रैक्टर चालक की लापरवाही करार दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।